चलिए बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का 11th पार्ट। और इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को स्पेशली इस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आपको इससे काफ़ी सारा कुछ सीखने को मिलेगा कि हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को या वर्क एनर्जी थ्योरम को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लास्ट तक ध्यान से बने रहिएगा। इस हो सकता है क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लगे, हो सकता है इस क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका कि अ ब्लॉक ऑफ मास एम। चलिए हम लोग वैल्यूज़ को पॉइंट आउट करते जाते हैं और आपको पता है कि हम लोग येलो कलर यूज़ करते हैं इसके लिए, राइट। तो क्वेश्चन दिया हुआ कि अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज़ गिवन वेलोसिटी यू ऑन रफ प्लैंक। आपका देख सकते हैं डायग्राम में एक रफ प्लैंक स्मूथ ग्राउंड पे रखा हुआ है। ऑन स्मूथ ग्राउंड पे रफ प्लैंक है आपका, इसलिए मैंने म्यू से यहाँ मेंशन किया है। If coefficient of friction between block and plank is mu, this is actually mu, then find their common velocity after long time. फिर आपको निकालना है वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन द प्लैंक, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, और फिर निकालना है आपका नेट वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन सिस्टम। एक्चुअली आप बोल सकते हैं, आपको इच्छा हो तो यहाँ पर नेट वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम, राइट। और ऐसे भी अगर नेटवर्क से आपसे पूछ रहा है तो नेटवर्क करने का मतलब पूरे सिस्टम पे नेटवर्क कितना कर रहा है, ये आपको निकालना है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शायद येलो कलर भी हम लोग यूज़ करना पड़े। तो देखिए हम लोग डायग्राम्स को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअली होगा क्या कि आफ्टर लॉन्ग टाइम। हाँ, एक बात और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ब्लॉक कभी प्लैंक से गिरता नहीं है। बहुत लोग होता है कि मैंने तो थोड़ा लंबा ड्रॉ किया है प्लैंक को, बहुत लोग एग्जाम्स में वो ब्लॉक और प्लैंक को लगभग मतलब साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं रखता है वो, तो लोग सोचते हैं कि अरे यार नीचे गिर जाएगा। देखिए आपको नीचे नहीं गिराना है, ठीक है, आपको नीचे नहीं गिराना है। जो क्वेश्चन में बोल दिया तो नहीं गिरेगा तो नहीं गिरेगा, उसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया मतलब ये नहीं गिरेंगे। अब हुआ क्या कि जब ब्लॉक को आप इस प्लेन पे आप u वेलोसिटी देकर छोड़ेंगे, आपको यहाँ पर वेलोसिटी आपने u दे दिया है, आपने यहाँ पर वेलोसिटी आपने कितना दिया है, u दे दिया है, और उसको छोड़ा है। तो हुआ क्या कि ब्लॉक और प्लैंक पे दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, तो उसके कारण ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और प्लैंक पे इसी कारण से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपको पता है कि रिलेटिव स्लिपिंग को रोकना चाहता है, हमेशा स्लाइडिंग को रोकना चाहता है। तो स्लाइडिंग को रोकने के लिए वो ब्लॉक को होल्ड करना चाहेगा, बोलेगा कि तुम नहीं जाओ, आगे जाओगे तो रबिंग होगी यहाँ पर, और प्लैंक को बोलेगा कि तुम साथ चलो, तुम रुके हुए हो, उसी कारण से यहाँ रबिंग हो रही है, राइट। तो इन्हीं कारणों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये बोल सकते हैं कि द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड द फ्रिक्शन फोर्स ऑन प्लैंक विल एक्ट ऑन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब आती है बात थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। आपको इस क्वेश्चन को बनाने से मतलब नहीं रखना है, बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अप्रोच करना है, जो कि आपको नीट में या जेईई मेंस में थ्योरेटिकल बेस्ड पूछे जा सकते हैं। तो इससे आपको ये पता चला कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक विल बी नेगेटिव। हम लोग अगर सोल्यूशन की बात करें तो हम लोग एक बात ऑलरेडी बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक विल बी क्या होगा, विल बी नेगेटिव। हम लोग को बस इस वीडियो में इसी क्वेश्चन को डिस्कस करना है। साथ ही साथ हम लोग यही बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन प्लैंक विल बी पॉजिटिव। ये क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि प्लैंक को आगे की तरफ पुश करेगा फ्रिक्शन, और आगे की तरफ पुश करने का मतलब वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में पुश कर रहा है, और ब्लॉक को पीछे की तरफ होल्ड करना चाहेगा, मतलब वो उसको डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन लगा रहा है। अगर हम लोग से पूछा जाए कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सिस्टम, आपका सिस्टम पे नेटवर्क कितना करेगा, तो विल बी एक्चुअली नेगेटिव। याद रखिए क्यों नेगेटिव होगा एक्चुअली, और ये भी बात श्योर है कि ब्लॉक पे हो ज़्यादा नेगेटिव वर्क करेगा एज कम्पेयर टू प्लैंक पे जितना पॉजिटिव वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि सोचिए कि ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है ज़्यादा होगा, प्लैंक के कंपैरिजन में ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। क्योंकि आप इसी सिचुएशन को अगर आप देखना चाहें तो मैं लॉजिकली आपको समझा सकता हूँ, बिल्कुल समझा सकता हूँ लॉजिकली। आप देखिए कि प्लैंक जो है यहाँ से यहाँ गया, किसी एक पॉइंट का देखते हैं हम लोग, तो प्लैंक जो है यहाँ से यहाँ जा चुका है। अब ब्लॉक को देखिए तो ब्लॉक जो है पिछले एंड से ऑलमोस्ट अगले एंड पे आ जा रहा है। मतलब ब्लॉक जो है अगर
प्लैंक के बराबर चलता तो ब्लॉक को यहाँ होना चाहिए था, ब्लॉक को कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था अगर वो प्लैंक के बराबर चलता, ठीक है। लेकिन प्लैंक पे थोड़ा सा स्लाइड किया है, मतलब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गया है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ आपका, ज़्यादा हुआ है, करेक्ट। तो मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर सिचुएशन कुछ ऐसा है, अगर आपका सिचुएशन कुछ ऐसा है तो आप ये बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स दोनों ब्लॉक्स पे, फ्रिक्शन ब्लॉक हो या प्लैंक हो, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा बराबर होगा, क्योंकि ये एक्शन फोर्स है। और फ्रिक्शन फोर्स बराबर है लेकिन ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, तो उस पर वर्क डन ज़्यादा होगा, लेकिन निगेटिव में। मैंने इसको आपको ऑलरेडी बोला है कि निगेटिव में होगा वर्क डन ब्लॉक पे। प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कम हुआ है तो फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क प्लैंक पे कम होगा और पॉजिटिव में। तो नेगेटिव वैल्यू जो है, नेगेटिव वर्क डन ब्लॉक पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव वर्क डन ऑन द प्लैंक, इट मीन्स द नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द फ्रिक्शन विल बी निगेटिव, ठीक है। जो नेगेटिव वैल्यू है ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लोग कंक्लूज कर सकते हैं। ये सब सोचने का आपको प्रैक्टिस डालना होगा। लोग को यही लगता है कि अरे हम तो क्वेश्चन बना रहे हैं फिर भी हम लोग को एग्जाम में अटक क्यों जा रहे हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस काफ़ी मायने रखती है, आपको हर चीज़ों में काफ़ी क्लियर होना चाहिए कि आपको थ्योरी वाइज कोई फंसा ना सके। थ्योरी आपका ऐसे ही वो टेस्ट कर लेता है एग्जाम में क्वेश्चंस के सहारे। तो हम लोग एक्चुअल में इतना मेहनत नहीं करेंगे। हम लोग का जो सोल्यूशन का पार्ट है बिल्कुल ही आसान है कि आपसे पूछा गया है, दे आर आस्किंग देयर कॉमन वेलोसिटी आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो देखिए जो फ्रिक्शन है, सिंस फ्रिक्शन इज इंटरनल फोर्स और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है। क्यों नहीं एक्ट हो रहा है? क्योंकि जो ग्राउंड है वो ऑलरेडी हम लोग को ये दिया हुआ है कि ग्राउंड जो है स्मूथ है। तो अगर ग्राउंड स्मूथ है तो एक्स डायरेक्शन में और भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगने के चांसेस नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व। इट मीन्स जब आपका दोनों क्या हुआ कि रब करते करते बहुत देर के बाद क्या होगा कि ब्लॉक धीरे धीरे आगे मूव करेगा, फ्रिक्शन उसको होल्ड करना चाहेगा, जो प्लैंक पे है उसको फ्रिक्शन आगे बढ़ाना चाहेगा, आगे उसको मूव करवाना चाहेगा। तो धीरे धीरे दोनों क्या करें कि एक साथ कॉमन वेलोसिटी आ जाएगा बहुत देर के बाद, बहुत देर नहीं बोल सकते, मतलब कुछ टाइम के बाद दोनों जो हैं ब्लॉक जो होते हैं स्लो होते जाएगा, प्लैंक जो है फास्ट होते जाएगा। तो ब्लॉक जब स्लो होते जाएगा, प्लैंक फास्ट होते जाएगा, तो धीरे धीरे दोनों एक वेलोसिटी को एक्वायर कर लेंगे। जैसे ही वो लोग एक वेलोसिटी को एक्वायर करेंगे उसके बाद वो लोग पे फ्रिक्शन लगना, मतलब अगर आपका दोनों एक साथ पैरेलली मूव करेंगे तो फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। तो ऐसे मोमेंट को हम लोग बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम। आप इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते एक्चुअली, कॉमन वेलोसिटी बोलेंगे, राइट। सो दे विल आफ्टर दिस पॉइंट दे विल कीप मूविंग इन नो फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, राइट। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो कॉमन वेलोसिटी है वो v है। जो कॉमन वेलोसिटी हो क्या आपका v है, दोनों v से पैरेलली मूव करते आ रहे हैं और इस मोमेंट पे फ्रिक्शन एक्ट होना बंद हो जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ एक्चुअली कि आफ्टर लॉन्ग टाइम block and plank will start moving together, right। ठीक है, तो एक टुगेदर मूव करना शुरू किया तो कंजर्वेशन ऑफ अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्यों? सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स on system, since there is no external horizontal force। बता रहा हूँ मैं फिर से कि जो फ्रिक्शन दोनों के बीच में एक्ट हो रहा है दैट इज इंटरनल। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं कि पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। इनिशियल मोमेंटम आप लिख सकते हैं कि एम मास का, ब्लॉक का मास है स्मॉल एम इंटू वी यू प्लस जो प्लैंक का मास है, शायद मैंने कितना लिया है, हाँ 4m। हाँ प्लैंक का मास डायग्राम में दिया हुआ है वो 4m है, राइट। तो प्लैंक का मास जो है ये आपका m है और प्लैंक का मास आपका 4m है, राइट। तो m इंटू यू प्लस 4m इंटू 0, इनिशियली प्लैंक नहीं मूव कर रहा है और फाइनली दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। तो हम लोग क्यों ना दोनों को ऐड कर दे दें। तो m प्लस 4m इंटू वी। सो फ्रॉम हियर एक्चुअली यू विल गेट v इज इक्वल टू हाउ मच, u बाई 5। सो दिस इज देयर कॉमन वेलोसिटी। ये आपका क्या हो, कॉमन वेलोसिटी। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन।
ये आपका आंसर होगा किसका, फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए हम लोग अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकेंड पार्ट पे आपका ये पूछा गया है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द प्लैंक, प्लैंक पे फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया है। देखिए तो सिंपल सी बात है कि हम लोग अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन प्लैंक अगर हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आए, फ्रिक्शन ऑन प्लैंक, क्योंकि ये क्वेश्चन है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, मतलब आपको ये काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स लेकर आएगा। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग प्लैंक पे फोकस करेंगे और फ्रिक्शन जो है प्लैंक पे आगे की तरफ एक्ट हो रहा है, और कुछ देर के बाद जो है फ्रिक्शन एक्ट होने के कारण ही प्लैंक जो है वी वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर चुका है। तो क्यों ना हम लोग लिख दें कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ ऑल फोर्सेस कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल में जो वर्क कर रहा है बॉडी पे, बॉडी मतलब कहने का मतलब ये जो प्लैंक है उस पर जो फोर्स वर्क कर रहा है, दैट फोर्स इज ओनली फ्रिक्शन। आपका फ्रिक्शन है जो इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग ये वो नहीं कर कर सिंपली हम लोग प्लैंक का काइनेटिक एनर्जी चेंज निकाल लेते हैं। तो आपका हो जाएगा हाफ इंटू जो प्लैंक का मास है वो आपका 4m है, हाफ इंटू एम इंटू वी बाई 5s², राइट, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअली चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी बेसिकली नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ एम इंटू वी बाई 5, जो सॉरी यू बाई 5, ये आपका यू बाई 5 है। तो मैं एक सेकेंड में इसको कर लेता हूँ u बाई 5। तो हाफ इंटू 4m इंटू यू बाई 5² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपका 0 है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, शायद आएगा आपका m 2m u² बाई 25। सो दिस इज द वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन द प्लैंक, राइट, ऑन द प्लैंक। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, ऑन ब्लॉक पे कितना करेगा। तो सिंपली मैं वही बोलूँगा, वही बात मैं फिर से बोलूँगा कि देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक पे एक ही फोर्स है, दैट इज़ फ्रिक्शन फोर्स, एंड दैट फोर्स इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग वर्क ऑन द ब्लॉक। तो ये इनिशियली इसके पास वेलोसिटी u है और फाइनली जो है स्लो करते करते जो फ्रिक्शन क्या करता है, एक्चुअली जब वो वेलोसिटी कितना हो जाता है इसका v इज इक्वल टू यू बाई 5 अगेन, और उस मोमेंट में फ्रिक्शन एक्ट होना बंद हो जाएगा, राइट। तो अगर एक ही फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन फोर्स ही बस आपके इस पे वर्क, ब्लॉक पे जो वर्क कर रहा है ओनली फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू अगेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, एंड द ओनली फोर्स हियर इज फ्रिक्शन फोर्स। तो काइनेटिक एनर्जी के चेंज कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हैं फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हैं इनिशियल। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपका हो जाएगा हाफ एम इंटू यू बाई 5² माइनस काइनेटिक इनिशियल इज हाफ एम इंटू u², राइट। सो एक्चुअली यू विल गेट हाउ मच, इट विल बी हाफ एम इंटू u² बाई 25 माइनस u², और एक्चुअली कैन से 24 बाई 25 मीन्स माइनस 12m u² बाई 25। सो दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, राइट। तो ये आपका थर्ड का आंसर हो चुका है, राइट। अगर हम लोग फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में आपको पूछा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सिस्टम, ठीक है। तो अगर सिस्टम पे फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना है तो देखिए पूरे सिस्टम पे एक ही फोर्स यहाँ काम कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स। पूरे सिस्टम पे एक ही फोर्स आपका काम कर रहा है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। तो आपके पास दो तरीके हैं, सिस्टम में दो पार्टिकल्स हैं, ब्लॉक है और प्लैंक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स ने ब्लॉक पे कितना वर्क किया प्लस फ्रिक्शन फोर्स ने प्लैंक पे कितना वर्क किया, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आपका सिस्टम हो जाएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेट एक्चुअली लिखेंगे तो आप लिखेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द प्लैंक, राइट। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक हम लोगों ने शायद कैलकुलेट किया, ब्लॉक जो है आपका थर्ड है तो -12 बाई 25 एंड द प्लैंक इज बेसिकली
ये प्लैंक पे है आपका 2/25, तो ब्लॉक पे हो जाए आपका -12 mu²/25 एंड प्लस 2 mu²/25, so actually you will get -10/25, -10 mu²/25, और यू कैन से एक्चुअली दिस वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो नेट हो जाएगा उसको आप बोल सकते हैं कितना, सो दैट विल बिकम एक्चुअली 2/5, सो -2 mu²/5, सो ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। हाँ, एक बात और मैं याद करता हूँ, इससे हम लोग को एक और बात पता चलता है कि इंटरनल फोर्स जो होते हैं सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी जरूर चेंज कर सकते हैं। तो इंटरनल फोर्स हम लोग एक नोट को लिखते हैं, क्योंकि फिर सुनिए, जो यहाँ पर आपने देखा कि फ्रिक्शन फोर्स जो है मोमेंटम को चेंज नहीं किया, सिस्टम के मोमेंटम को चेंज नहीं किया, लेकिन पूरे सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को उसने चेंज किया। जो आंसर आ चुका है देखिए डिक्रीज़ किया वो है -2/25 mu² से। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटरनल फोर्स डज नॉट चेंज द मोमेंटम ऑफ सिस्टम, बट इट डज चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। इंटरनल फोर्स does not change the momentum of system, but it does changes the kinetic energy of सिस्टम, राइट, बट इट डज चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एक ही बात याद रखना है, एक यही बात याद रखना कि अगर वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा है तो इंटरनल फोर्सेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द वर्क। इंटरनल फोर्सेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम। इंटरनल फोर्सेस आर ऑल्सो responsible for doing the work on system। तो इंटरनल फोर्सेस जो है सिस्टम पे वर्क करने के लिए भी क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक थैंक यू एंड बाय बाय।